जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस पोर्शन का जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्लास के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर जीव विज्ञान के अंदर दो चीज़ होती है, जूलॉजी और बोटनी। तो बोटनी का आपके फर्स्ट जो इकाई है वो है आवर्त बीजी पादपों में जनन व विकास, जो कि हमारे कितने नंबर की होती है, 4 नंबर की। इस 4 नंबर की यूनिट के अंदर हमारे पास में 4 लेसन है। फर्स्ट लेसन है हमारे पास आवर्त बीजी पादपों में जनन, दूसरा है हमारे पास नर व मादा युग्मकोद्भिद, तीसरा है परागण, निषेचन, गुणपोष व गुण का परिवर्धन, और चौथा लेसन है हमारे पास पादप जनन की विशिष्ट विधियां। इन चारों में से हम आज पढ़ने वाले हैं आवर्त बीजी पादपों में जनन के बारे में कि आवर्त बीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जीव विज्ञान का जो वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। इस कैरोलस लीनियस ने क्या किया, सभी जीवों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? देखना, जीवों को जब 2 भागों में बांटा तो पहला है जंतु जगत और दूसरा है हमारे पास में पादप जगत। अब आप कह रहे होंगे कि जीवों के अंदर जंतु जगत क्या है और पादप जगत क्या है। तो आपको पहले बता दें कि जंतु क्या होते हैं, जीव होते हैं, आप सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये करते हैं, ये पाचन करते हैं, ये जनन करते हैं और ये करते हैं शोषण करते हैं, ये उत्सर्जन भी करते हैं। यानी कि जितने भी सजीव हैं जो जनन, पाचन, उत्सर्जन, शोषण, उत्सर्जन आदि चीजें करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं, सजीव की श्रेणी में आते हैं। क्या पादप भी जीव है? पादप भी सजीव है, क्योंकि ये भी क्या होता है, हमारी तरह, हर जीव की तरह क्या करते हैं, ये भी पाचन करते हैं, ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं अपने शरीर के लिए, ये भी जनन करते हैं, अपने समान वापस नए पादप को डेवलप करने का इनके अंदर क्षमता होती है। तीसरा है ये भी शोषण करते हैं, इनके लिए भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। चौथा पोर्शन ये भी उत्सर्जन करते हैं, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो जिस प्रकार से हम जीव क्रियाएं करते हैं वही क्रियाएं कौन करते हैं? पादप करते हैं। तो पादप भी क्या हो गए? जीव हो गए। तो कैरोलस लीनियस ने पादपों को कितने भागों में बांटा है, जीवों को कितने भागों में बांटा है? जंतु जगत और पादप जगत के अंदर बांटा है। तो आज हम जंतु जगत ना पढ़ करके हम कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं? पादप जगत के बारे में, क्योंकि आपके जो सिलेबस के अंदर है वो फर्स्ट यूनिट किसके बारे में है? बोटनी, पादप जगत के अंदर। तो पादप जगत के अंदर हम किसको पढ़ने वाले हैं? आवर्त बीजी पादपों में जनन। अब आप कह रहे हो आवर्त बीजी पादप कहाँ से आ गए? ये आवर्त बीजी पादप देखो, जब कैरोलस लीनियस ने जीवों को 2 भागों में बांट दिया, कौन कौन से? जंतु जगत और पादप जगत। जिसके अलावा जैसे जैसे अध्ययन के अंदर जीव विज्ञान का क्या होता गया, विकास होता गया, और जैसे जैसी जरूरत महसूस होती गई तो आवश्यकता के अनुसार पादप जगत को फिर कैरोलस लीनियस के बाद में R.H. विटेकर, ये R.H. विटेकर जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। इस R.H. विटेकर ने क्या किया, पादपों को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। अब वो पादप के कौन कौन से भाग होते हैं देखना। सबसे पहला होता है शैवाल, दूसरा है शैवाल के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आपके पास आता है तीसरा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद में शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, तीसरा टेरिडोफाइटा हो गया, जिसके बाद आता है आपके पास में जिम्नोस्पर्म, और 5वें नंबर पर आता है आपके पास में एंजियोस्पर्म। तो इस पादप जगत को 5 भागों में किसने बांटा? R.H. विटेकर ने बांटा। 5 भाग कौन कौन से? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। से आज हम पढ़ने वाले हैं शैवाल के बारे में। तो शैवाल एक प्रकार का प्लांट होता है, मगर ये अपूर्ण और अविकसित प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर जड़, तना और पत्ती क्या होते हैं? नहीं होते हैं। इसके अंदर जड़, तने और पत्ती का विकास नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण पादप माना गया है। इसे शैवाल को अपूर्ण पादप माना गया है। इसे आप बारिश के दिनों में कच्ची दीवारों या ईंट की दीवारों पर देख सकते हो। तो जड़, तना, पत्ती क्या इसके अंदर नहीं पाई जाती है, अविकसित होते हैं। वो क्या हो गए? शैवाल हो गए। फिर इसके बाद ब्रायोफाइटा आता है। तो ब्रायोफाइटा भी क्या होता है? थोड़ा सा शैवाल से थोड़ा सा विकसित पादप होता है। इसके अंदर भी जड़, तना और पत्ती का विकास नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पत्ती नुमा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और मूल की जगह क्या होता है? केवल मूलाभास होता है।
मूल का आपको इसमें आभास होता है। तो शैवाल और ब्रायोफाइटा में ये अंतर हो जाता है। शैवाल में जड़, तना, पत्ती बिल्कुल विकसित नहीं होती और ब्रायोफाइटा के अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं, मगर पत्ती नुमा कुछ संरचना होती है और मूल का केवल आभास होता है, मूलाभास पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है आपके तीसरे नंबर पर टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो है प्लांट जगत का सबसे विकसित पादप होता है। इसके अंदर जड़, तना और पत्ती का विकास हो जाता है। विकसित रूप में इसके अंदर जड़, तना, पत्ती होते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। फिर इसके बाद आता है चौथे नंबर पर जिम्नोस्पर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी। अब जिम्नोस्पर्म इंग्लिश वर्ड है, या जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होगा? जिम्नो का अर्थ क्या होगा? खुले हुए, और स्पर्म यानी बीज। अनावर्त बीजी आप जानते होंगे। आवर्त का मतलब क्या होता है? चारों ओर से ढका हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ आवर्त होता है, और अनावर्त होता है बिना ढका हुआ। तो अनावर्त बीजी का मतलब क्या हो गया? ऐसे बीज वाला पादप जो चारों ओर से फल भित्ति के द्वारा ढका हुआ नहीं होता। इसको आप क्या कह सकते हैं? एक और नग्न बीजी पादप भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये ऐसे बीज हैं जो चारों तरफ से ढके हुए है ही नहीं। तो कौन से बीज हो गए? ये नग्न बीजी हो गए। इनको नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। जिसके बाद बाद में आता है आपके पांचवें नंबर पर, सबसे लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियो का अर्थ जो है, ये एंजियो, इसका अर्थ क्या होता है? ढके हुए। क्या होता है इसका मतलब? ढके हुए होता है। और स्पर्म आप जानते हो, स्पर्म का मतलब होता है बीज। यानी कि इससे आपको क्या डेफिनेशन मिलेगी? ऐसे पादप जिनके बीज फल भित्ति के द्वारा ढके हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवर्त बीजी पादप कहलाते हैं। ये क्या हो गया आपके? आवर्त बीजी पादप। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इसी के बारे में हम किसको जानेंगे? आवर्त बीजी पादपों में रिप्रोडक्शन। आवर्त बीजी पादपों में हम जनन के बारे में आज पढ़ने वाले। यही हमारा एक पार्ट है आवर्त बीजी पादप के बारे में। ऐसा पादप जिनके बीज फल भित्ति द्वारा ढके होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवर्त बीजी पादप कहलाते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? स्पष्ट रूप से पाया जाता है इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? आप जानते हो, पीढ़ी एक के बाद जो एक पीढ़ी आती है। जैसे हमारे कुलों के अंदर, हमारे वंशजों के अंदर भी क्या होती है? एक पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी। तो ऐसे इन पीढ़ियों के अंदर जब एक का अंतर आता है तो उसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। अब पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? एक बार सिंगल एन और दूसरी बार 2n, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? द्विगुणित और अगुणित। इसके अंदर सिंगल युग्मक होगा और इसके अंदर क्या होगा? डबल युग्मक। तो अगुणित और द्विगुणित, फिर द्विगुणित के बाद वापस अगुणित होता है, इसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो इसके अंदर क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो हम इसके बारे में अब आपको आवर्त बीजी पादपों में जनन के बारे में बताते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ये आपका पहला टाइप कि आवर्त बीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार है हमारे पास अलैंगिक जनन, और दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है लैंगिक जनन। तो अब आप जानते हैं कि आवर्त बीजी पादप के अंदर कितने प्रकार का जनन होता है? 2 प्रकार का। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो हम आपको सबसे पहले अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण क्या होता है? जिसके अंदर अर्धसूत्रण, जिसके अंदर अर्धसूत्रण व युग्मकों का संलयन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। एक तो अर्धसूत्रण भी नहीं होगा और एक युग्मकों का क्या होगा? संलयन भी नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन नहीं होगा। तो उसे क्या कहेंगे अपन? अलैंगिक जनन। यानी कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अर्धसूत्रण क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो नर और मादा में दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 के अंदर क्या होता है? 44 तो हमारे कायिक गुणसूत्र होते हैं जो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, प्लस 2 गुणसूत्र कौन से होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्माण करते हैं, निर्धारित करते हैं कि होने वाला लड़का है या लड़की के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पुरुष में भी 44 तो क्या होगा?
पुरुष और मादा के अंदर 44, और 44 तो कौन से कायिक गुणसूत्र, और 2 गुणसूत्र कौन से होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तब इनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, युग्मकों का क्या हो जाता है, संख्या आधी रह जाती है। तो 22, 44 की जगह हमारे पास 22 हो जाएंगे, प्लस 1 ये वाला 23 हो जाएंगे, और इधर भी क्या हो जाएंगे 22 प्लस 1 23। इन दोनों का युग्मकों का नर युग्मक कौन सा होता है, नर युग्मक हमारे पास में होता है शुक्राणु। नर युग्मक क्या होता है हमारे पास में, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है हमारे पास में, अंडाणु। तो जब ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों के संलयन के द्वारा क्या बनता है, फिर हमारे पास में युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है। तो युग्मकों का संलयन होगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, निषेचन हो जाएगी। जब अर्धसूत्रण होगा तो कौन सा हो जाएगा, अलैंगिक जनन नहीं होगा, जब तक इसमें क्या होगा, अगर इसके अंदर लैंगिक जनन होता है तो इसमें क्या क्या शर्त जरूरी है कि अर्धसूत्रण भी जरूरी होना चाहिए और युग्मकों का संलयन होना चाहिए। मगर आवर्त बीजी के अलैंगिक जनन के अंदर क्या हो रहा है, ना तो अलैंगिक जनन हो रहा है और ना ही युग्मकों का संलयन हो रहा है, इसलिए कैसा हो गया ये अलैंगिक जनन। इस विधि के द्वारा जो सबसे खास बात यह है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो अनुवांशिक रूप से हूबहू कैसी होती है, जनक पादप, जो पेरेंटल पादप होता है उसका, उसके पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर अर्धसूत्रण भी नहीं हुआ और युग्मकों का संलयन भी नहीं हुआ। अब ये युग्मक संलयन क्या चीज है, ये युग्मकों का मिलना होता है। जिस प्रकार मानवों के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का मिलना वो क्या कहलाता है, युग्मक संलयन। इसी प्रकार पादपों के अंदर जो है, पादपों के अंदर युग्मक कौन कौन सा होते हैं, मानव के अंदर नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा के अंदर कौन सा होता है, अंडाणु होता है। इसी प्रकार पादप के अंदर जो होगा नर युग्मक कौन सा होगा, परागकण। क्या होता है ये, परागकण। और ये तो कौन सा हो गया, पुरुष वाला, जो कहां पाए जाते हैं, पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। ये परागकण क्या है, नर युग्मक है। और मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या हो जाएगा, इसके अंदर जायांग हो जाएगा। तो ये परागकण और जायांग का इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें मिलन नहीं होता है, तो क्या कहला जाता है, वो अलैंगिक जनन। तो इस विधि के द्वारा जो है उत्पन्न संततियां अनुवांशिक रूप से कैसी होती है, जनक पौधे के बिल्कुल समान होती है। आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन फिर 2 प्रकार का होता है। तो आपको अलैंगिक जनन विधि के बारे में बता चुके हैं अपन कि अलैंगिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसके अंदर अर्धसूत्रण और युग्मकों का संलयन नहीं होता है वो कहलाता है अलैंगिक जनन। अब फिर अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, अनिषेक बीजता, और दूसरा है कायिक जनन। तो सबसे पहले अपन ने आवर्त बीजी के बारे में बताया कि आवर्त बीजी पादप कैसे होते हैं। फिर आवर्त बीजी पादप के अंदर जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। फिर अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनिषेक बीजता के बारे में। तो इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है कि अनिषेक बीजता, यानी कि इसमें निषेचन नहीं हो रहा है, इसमें बिना निषेचन किससे निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं अपन अनिषेक बीजता कहते हैं। किसे कहते हैं, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, अर्थात बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं अपन अनिषेक बीजता। दूसरा है हमारे पास में कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या होगा, कायिक होती है हमारे बॉडी पार्ट्स, तो ऐसे प्लांट के बॉडी पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर बीजों के द्वारा जनन ना होकर के पेड़ के किसी भी प्लांट के किसी भी भाग, जैसे जड़, तना या पत्ती, किसी भी कायिक भाग से, बॉडी के किसी भी कायिक भाग, जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का जब विकास होता है तो क्या कहलाता है, कायिक जनन। तो कायिक जनन को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि इस प्रकार के जनन में पौधों का पुनरुद्भवन बीजों के अलावा पौधे के किसी भी कायिक भाग, जड़, तना या पत्ती से होता है तो क्या कहलाता है, ये कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। अब ये कायिक जनन फिर 2 प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जिसको नेचर खुद करती है, प्रकृति के द्वारा खुद में खुद क्या हो जाता है, कायिक जनन हो जाता है, ये प्राकृतिक कायिक जनन होता है। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन कब होता है, जब कोई मानव, कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी पौधे के पार्ट्स को जब उगा देता है तो कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखेंगे हम आपको। प्राकृतिक जनन जो होता है पत्तियों के द्वारा
कायिक जनन, जो कि ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर जट्टा के अंदर होता है। इसके अंदर जब पत्ती टूटकर किसी पादप से जमीन पर गिर जाती है तो उसी से क्या हो जाता है, नए पादप का विकास हो जाता है। जिसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन हो गया हमारा। दूसरा है मूल के द्वारा कायिक जनन। इसके अंदर जो होता है किसी पादप की मूल जो होती है उस मूल को अगर आप दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे या दूसरी जगह लगा देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, नए पादप का विकास हो जाएगा, जिसके अंदर नीम शीशम आ जाती है। फिर तीसरा हमारे पास में तने के द्वारा कायिक जनन, तने के द्वारा कायिक जनन। तो इस वाले के अंदर आप क्या करोगे कि किसी भी तने को, जैसे अदरक, हल्दी, अरबी, इनके तने को जब आप निकाल करके दूसरी जगह लगा सकते हो तो उससे नया पादप का निर्माण हो जाएगा। तो तने के द्वारा कायिक जनन हो गया। चौथा होता है आपके पास जनन अंगों के द्वारा कायिक जनन, जनन अंगों के द्वारा कायिक जनन। तो प्राकृतिक जनन के कितने प्रकार हो गए आपके पास में, प्राकृतिक कायिक जनन के 4 प्रकार हो गए आपके पास में। पत्तियों के द्वारा कायिक जनन, दूसरा मूल के द्वारा कायिक जनन, तीसरा तने के द्वारा कायिक जनन और चौथा है जनन अंगों के द्वारा कायिक जनन। इन चारों के बारे में हम अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।